प्रकृति प्रश्न संग्रह 2 में आगे का क्वेश्चन 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया है, रेखा AB समांतर रेखा CD समांतर रेखा EF और तिर्यक रेखा PQ है। साथ में यहाँ पर कुछ कोण बने हुए हैं, कोण X और कोण Y, इनके बीच में अंतःकोण के रूप में, और कोण Z इस तरफ बना हुआ है। और एक संबंध Y और Z के बीच में दिया गया है, Y अनुपात Z 3:7 हो तो x कोण x का मान ज्ञात करना है। ये हमारा 5वां सवाल है। तो पहले इसको मौखिक समझ लेते हैं। तो जो ये y अनुपात z बराबर 3:7 है, ये इसके कोण का मान है। तो इसका अगर हम गुणज कुछ मान लेते हैं कि मान लिया इसका गुणज m है, तो गुणा का m जो गुणा इसको करना है तो 3m और 7 को गुणा करेंगे तो 7m। तो अब इसका मान हो गया, y का मान हो गया 3m और z का मान हो गया 7m। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जब हम गुणज करेंगे तो y का मान इधर 3m हो जाएगा और z का मान हो जाएगा 7m। अब CD, ये इस कोण के लिए ये जो रेखा है, रेखा CD समांतर रेखा EF के लिए कोण y का संबंध हमें यहाँ लाना है। अगर यहाँ आ जाए कोण y का मान, तो उस मान को इसके साथ हम संबंध बना सकते हैं। तो पहले तो इस जगह को हम कोई कोण मान लेते हैं। मान लिया कि ये कोण W है, ये हमें अपनी तरफ से मानना है, डायग्राम में बना लेना है। माना कोण W यहाँ पर दिया है, तो y और w में संबंध बनता है शीर्षाभिमुख कोण का, जिससे y का जो 3m का मान है वो यहाँ पर आ जाएगा 3m। w और z रेखा CD और रेखा EF समांतर होने के कारण अंतःकोण है, तो अंतःकोणों के योगफल बराबर होता है 180 अंश। तो 3m धन 7m बराबर 180 अंश हो जाएगा, 10m बराबर 180 अंश हो जाएगा। इसलिए m बराबर 180/10 बराबर 18 आ जाएगा। तो m का मान 18 आ गया। तो m का मान हम इसमें पुनः रख देंगे। तो y का मान हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे x का मान निकालना है। लेकिन x तक पहुंचने के लिए हम z का मान निकालेंगे। तो z में अगर हम f का मान 18 रखते हैं तो 18 7 126 होता है। और रेखा AB z का संबंध x से देखें तो रेखा AB समांतर है रेखा EF तिर्यक रेखा PQ के लिए x और z एकांतर कोण का संबंध दिखाई दे रहा है। तो एकांतर कोण सर्वांगसम हो गया। तो जो z का मान है वही x का मान होगा और x होगा 126 अंश। तो मौखिक ये सवाल समझ लिया होगा। अब हम लोग इसको लिखते हैं, तो साथ साथ में लिखते चलो। पहले हम लिखेंगे जो दिया है y अनुपात z बराबर 3:7, कारण लिखना है तर, माना इनका गुणज, इनका गुणज m है। मान्यता से इसलिए y बराबर 3m और z बराबर 7m, 1 और 2 से। इसके बाद हम तुरंत जो W यहाँ बनाए हैं वो उसको बराबर कर देंगे नंबर 4 पर, परंतु y बराबर है W, कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए W बराबर हो जाएगा 3m, कारण होगा 3 और 4 से। अब W यहाँ आ गया है और Z भी आ चुका है। तो रेखा CD समांतर, 5 और 6वां पॉइंट यहाँ लिखते हैं, रेखा CD समांतर रेखा EF तिर्यक रेखा PQ के लिए W धन Z बराबर है 180 अंश। कारण इसका लिखना है, दत्त में रेखाएं समांतर दी है और हम कौन सा लगा रहे हैं, अंतःकोण गुणधर्म से।
इसलिए मान रखेंगे तो W का मान हो जाएगा 3m धन 7m बराबर है 180 अंश। 10m बराबर है 180 अंश। m बराबर है 180/10। सातवें पर हम इसलिए m बराबर है 18। फिर आठवें पर हम z निकालेंगे। z 7m बराबर 7 गुणे 18 बराबर 126 अंश। नवा हम पॉइंट लिखते हैं कि रेखा AB समांतर रेखा EF। AB और EF लेना है क्योंकि ये तीनों रेखाएं समांतर हैं। तो अब हम पहला और तीसरा ले रहे हैं। पहले इससे दूसरा और तीसरा लिए थे, अब पहला और तीसरा। तो EF तिर्यक रेखा PQ के लिए कौन से कोण सर्वांगसम हो जा रहे हैं? कोण x बराबर है z, कारण होगा एकांतर कोण गुणधर्म से। इसलिए x बराबर z का मान 126 अंश और कारण होगा 8/9 से। तो इस तरह से ये पांचवा सवाल हल हो गया है। इसे ध्यान से समझ कर लिख लेना है। इसके बाद जो छठवां सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान है। अक्सर ये पूछा जाता है 2 से 3 नंबर के लिए। तो इसको मैं मौखिक समझा दे रही हूँ, तुम लोग आसानी से कर सकते हो। इसमें क्या दिया गया है कि रेखा Q समांतर रेखा R है, तिर्यक रेखा P लिया गया है और सभी 8 कोण यहाँ दर्शाए गए हैं सांकेतिक रूप से A B C D E F G H और 8 में से कोई एक कोण दिया गया है। कोण A बराबर 80 अंश दिया गया है और बाकी कोण कभी कभी सवाल में निकालने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर हमें 2 ही कोण निकालने के लिए बोला गया है, F और G। कभी कभी सारे कोण निकालने के लिए बोलते हैं, तो सारे कोण भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ वही शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण, एकांतर कोण, रेखीय युगल कोण की ये सब गुणधर्म लगाते हुए सारे कोणों का माप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें जो निकालना है वो हम देखते हैं। तो कोण A सीधे कोण E के साथ सर्वांगसम होगा क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। तो ये जो जोड़ी A और E का बन रहा है संगत कोण बन रहा है। तो इस तरह से E जो है हमारा 80 अंश हो जाएगा। जैसे ही 80 अंश होगा तो E किसके साथ सर्वांगसम हो रहा है? G के साथ। शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से इसलिए G का मान क्या हो जाएगा? 80 अंश, कारण होगा शीर्षाभिमुख कोण। और G और F रेखीय युगल कोण बना रहे हैं तो इन दोनों का योगफल होगा 180 अंश, जिसमें G 80 है और 180 में से 80 घटा देंगे तो F का मान 100 अंश आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 गुणधर्म लगाए, यहाँ पर 2 से 3 गुणधर्म लगाए। पहला हमने संगत कोण गुणधर्म लगाया, उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण लगाया है, उसके बाद रेखीय युगल कोण लगाए हैं और इस तरह से ये 2 मान हमने यहाँ पे निकाला है। तो ये आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, हल कर लेना है। नेक्स्ट हम 7वां सवाल देखते हैं। 7वें सवाल में रेखा AB, यहाँ पे नाम लिखा गया है, रेखा AB समांतर है रेखा CF, AB समांतर CF और रेखा BC समांतर रेखा ED। साथ में फिर ये दत्त देने के बाद कोण ABC सर्वांगसम या बराबर है कोण FDE। मतलब एक कोण यहाँ पर बना है और वो सर्वांगसम होगा इस कोण के साथ। तो इसे सिद्ध करने के लिए पहले मौखिक बता देती हूँ कि हम क्या करेंगे। ये पहले जोड़ी जो हमें समांतर दिया है ना वो लेंगे। रेखा AB समांतर है रेखा CF और तिर्यक रेखा BM के लिए। तिर्यक रेखा BM मैंने ले लिया है या BC बोलो, यहाँ और यहाँ नाम किताब में नहीं दिया था, वो हम अपने सहूलियत के लिए कोण का नाम पूरा पढ़ने के लिए लिए हैं, तो ऐसा हम ले सकते हैं। तो ये रेखा BC इसकी तिर्यक रेखा हो गई। तो कैसे, जब रेखाएं समांतर हैं तो ऐसे बने हुए कोण सर्वांगसम हो जाएंगे। ये किस प्रकार के कोण है? संगत कोण है। कोण ABC सर्वांगसम हो जाएगा कोण PCM। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो दूसरी जोड़ी लेते हैं। हम आगे लिखेंगे रेखा BC समांतर है रेखा ED और तिर्यक रेखा CD लेने पर, तिर्यक रेखा हमने ये CD ले लिया। तो जैसे ही हम ये समांतर लिखेंगे तो हमारा ये जो कोण है कोण PCM
सर्वांग हो जाएगा कोण CDN। अब इन दो समीकरण में ध्यान से देखो, ये कोण, पहला वाला कोण दूसरे कोण के साथ सर्वांग है, दूसरा तीसरे के साथ सर्वांग है। तो दूसरा कॉमन होने की वजह से पहला कोण तीसरे से सर्वांग हो जाएगा। पहला कोण का नाम क्या है ABC, सर्वांग हो जाएगा CDN। तो अभी भी हम साधे तक नहीं पहुंचे हैं। ABC के साथ हमें क्या लाना है, FDA लाना है। हमने क्या लिया है, CDN लिया है। लेकिन ध्यान से देखो, ये CDN ही शीर्षाभिमुख कोण है FDE का। तो इस तरह से अगर हम लिखे परंतु कोण CDN बराबर कोण FDE, तो सीधे कोण ABC बराबर हो जाता है कोण FDE। इस तरह से हम अपने साधे तक पहुंच सकते हैं। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। ये डायग्राम आपने समझ लिया होगा। तो इसे सिद्ध करने के लिए मैं यहाँ पर मिटा रही हूँ, ताकि हम इसका उत्तर पूरा लिख सके। ये समझाने के लिए डायग्राम बनाई थी, क्योंकि ये सवाल बहुत ही सरल है, आसानी से कर सकते हो। रेखाएं समांतर लेते हैं, जो दत्त में दिया है ना वो पहले लिखा करो, ताकि उस पर आधा नंबर तुम्हें आसानी से मिल सकता है। AB समांतर है CF, ये दोनों समांतर है, और ये हो गया तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा BC लेने पर कौन सा कोण सर्वांगसम हो रहा है, कोण ABC सर्वांगसम है कोण PCM। कारण क्या होगा इसका, संगत कोण गुणधर्म। अभी दूसरा हम जोड़ी लेते हैं। रेखा BC समांतर रेखा ED तथा तिर्यक रेखा ये हमने समांतर लिया है। तो तिर्यक रेखा कौन सा हो जाएगा, CD। तिर्यक रेखा CD लेने पर कौन सा कोण सर्वांगसम हो जा रहा है हमारा, कोण PCM। कोण PCM सर्वांगसम है कोण CDN। ध्यान से ये नाम लिख लेना है, तभी हम कोण का पूरा नाम पढ़ सकते हैं। इसका कारण क्या होगा, संगत, पुनः हमने संगत कोण गुणधर्म लगाया है। संगत कोण गुणधर्म से अब हम 1 और 2 के कथन को ध्यान से देखें, तो इसलिए ये दोनों कोण सामान्य होने की वजह से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कोण ABC सर्वांगसम है कोण CDN। कारण इसका होगा 1 और 2 से। नंबर 4 पर हम इस कोण के बारे में लिखेंगे, परंतु ये कोण किसके बराबर है, परंतु कोण CDN बराबर है कोण FDE। इसका कारण होगा शीर्षाभिमुख कोण। तो अब हम इधर देखें, कोण ABC बराबर है कोण CDN, लेकिन कोण CDN बराबर है FDE के शीर्षाभिमुख कोण। तो इस CDN का मान हम यहाँ रख देते हैं 3 और 4 से। तो इसका उत्तर यहाँ मैं लिख रही हूँ 5वां पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट होगा हमारा। इसलिए कोण ABC सर्वांगसम है या बराबर है, साथ में दिया है तो बराबर लिखो, बराबर है कोण FDE। साथ आ चुका है तो इसको बॉक्स बना दो और कारण लिखो 3 और 4 से। तो आसानी से ये छोटा सा सवाल था, हल हो गया है। ध्यान से समझकर फिर भी कर लेना है।